बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए एकदम फटाफट फटाफट हम लोग रिवीजन करते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्नों से परिचित होंगे, कि अधिकांश स्टूडेंट को ये सारे प्रश्न मालूम होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये स्क्रीन में है और ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया, जैसा कि हमने आपको बताया कि सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, पाइलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो पाइलियो वनस्पति है उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं शैवाल का, जंतु जीवाश्म का, कवक का, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर आप लोग देना शुरू करिएगा दोस्तों, एक बार शेयर आप सभी कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बताइएगा। पाइलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो पाइलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो पौधे के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी जो पादप है, जो प्लांट है, उनके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का जो अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कई बार पूछा गया है, कवक का जो अध्ययन है दोस्तों ये माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ये माइकोलॉजी कहलाता है। और आपका जो पाइलियो वनस्पति जीवाश्म जो है, जो पाइलियो वनस्पति के अंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पौधे के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि ये आपका डी आंसर सही होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और लगभग सभी लोग इस प्रश्न में फंस गए, पहले प्रश्न में आप सभी लोग फंस गए। सोचिए, आप लोग सोचेंगे प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन आप लोग फंस गए दोस्तों। यहां पे पाइलियो वनस्पति है, पाइलियो वनस्पति है, तो वनस्पति में आप सोचिए कि जंतु का जीवाश्म का अध्ययन कहां से किया जाएगा। वनस्पति का मतलब ही होता है बोटनी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे जड़ी बूटी ये होता है, तो आप जंतु जीवाश्म का अध्ययन कहां से करेंगे, तो आपका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद बोलिएगा दोस्तों, और जय हिंद के साथ अगर आपका ये प्रश्न अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सारे प्रश्न इसी प्रकृति के होंगे जो आप जानबूझकर गलती करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, गाजी उपकरण, लाइसोसोम, तारक केंद्र या माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मोनिका सिंह भी हंस रही हैं, चलिए बताइएगा क्या होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। सबसे पहले तो ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में आप लोग बताइए दोस्तों। नाभिक के अलावा अगर हम बात करते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो नाभिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, यानी कि नाभिक के जिस अंगों में, नाभिक के जिस पार्ट में डीएनए पाया जाता है वो दो पार्ट है दोस्तों। एक आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका हो गया प्लास्टिड, याद रखिएगा, जिसे आप लोग लवक कहते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक। कोशिका के यही दो भाग ऐसे हैं जहां पर इनका स्वयं डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगर आपके विकल्प में प्लास्टिड भी हो तो वो भी सही होंगे। हमने कहा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, इसमें भी आप सभी लोग कई बार गलत करते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 64 बीपीएससी में पूछा गया। बताइएगा डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मोनिका सिंह जी डी, बहुत बढ़िया। डीएनए की खोज, विकास कुमार जी डी, डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, फटाफट बताइए। तब तक नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस कहने का मतलब इसे हम लोग ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं, है ना, शक्ति घर के भी नाम से जानते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है दोस्तों, जो केंद्रक होता है, ये कोशिका का सीपीयू कहलाता है। याद रखिएगा, कोशिका का सीपीयू या हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। केंद्रक क्या कहलाता है, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आपको केंद्रक को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। ये तो प्रश्न आप सभी जानते होंगे। आत्महत्या की थैली कहा जाता है या कोशिका का अपशिष्ट निवारण तंत्र कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन था आपका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो आपका आंसर होगा पावर हाउस जो कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये किससे बना होता है दोस्तों। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, तो ये दो अवयवों से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन, किसे किसे, प्रोटीन और प्लस लिपिड से मिलकर के बना होता है। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो ये कोशिका के बाहरी आवरण होता है जो कोशिकाओं को बाह्य चीजों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि आपका जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी तथा ए दोनों हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आरती जी, सुप्रिया भगत जी, विकास कुमार जी, बहुत बढ़िया, पूजा कुमारी, मोनिका सिंह जी, चलिए बहुत बढ़िया।
आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? अगर आप सीडीपीओ का एग्जाम दिए होंगे, कौन कौन से सीडीपीओ का एग्जाम दिए हैं कौन कौन से स्टूडेंट, तो आपको मालूम होगा ये कोशिका पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग था, है ना। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समझ लीजिएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार का भिन्न होती है? अगर हम आपसे कहें कि एक आम के पेड़ और एक बंदर, दोनों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाएगी, तो दोस्तों वही ना है कि एक आम के पेड़ में पादप कोशिका पाई जाएगी और बंदर में जंतु कोशिका पाई जाएगी। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बना कोशिका भित्ति पाया जाता है, याद रखिएगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। जीव द्रव्य तो दोनों के लिए अनिवार्य है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दोनों में पाया जाता है, और केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सिर्फ कोशिका भित्ति ही ऐसी है जो कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसमें से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बताइएगा। गुड इवनिंग अश्मिता कुमारी जी। चलिए, बहुत बढ़िया विकास जी, है ना। तो कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? अभी जस्ट हमने बताया कि जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम कोशिका का सुसाइड बैग कहलाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन? तो आपका लाइसोसोम। राइबोसोम जो है दोस्तों, इसी राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, याद रखिएगा, पावर हाउस कहते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीव विज्ञान नाम किसने दिया? सर्वप्रथम जीव विज्ञान नाम किसने दिया? बताइएगा। अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या लिनियस ने? जल्दी से बताइएगा। सर्वप्रथम जीव विज्ञान नाम किसने दिया, है ना, जल्दी से बता दीजिए। और जो सीरियल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, है ना, यानी कि जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं? इस जीव विज्ञान को दो भागों में आप लोग बांटकर पढ़ते हैं। एक आपका हो गया वनस्पति विज्ञान, ठीक है, एक आपका हो गया वनस्पति विज्ञान, और दूसरा आपका हो गया जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, है ना, और जंतु विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बोटनी, या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, और हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? सबसे पहले जो ये जीव विज्ञान नाम दिया, यानी कि जो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को कहा, जो बायोलॉजी शब्द को गढ़ा, वो वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों लैमार्क एवं ट्रीवेरेनस, याद रखिएगा, लैमार्क एवं ट्रीवेरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को गढ़ा। तो यहां पे ट्रीवेरेनस नहीं है, सिर्फ लैमार्क है, तो आपका लैमार्क सही होगा, लेकिन ध्यान रहे आपके विकल्प में ट्रीवेरेनस भी हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में आप दोनों विकल्प को सही करेंगे। हमने आपसे पूछा कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों थियोफ्रेस्टस को, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कई बार कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो शुष्क जलवायु यानी कि मरुस्थलीय भागों में पैदा होते हैं, मरुस्थलीय भागों में उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद, अधिपादप, जलोदभिद या मध्यपादप? दोस्तों जो शुष्क जलवायु में उत्पन्न होते हैं उसे मरुद्भिद कहते हैं, जिसे कि जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट, याद रखिएगा, इसे ही जेरोफाइट कहते हैं। जलोदभिद है जो हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट जो होता है वो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जिसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। आपका आंसर यहां पे होगा कौन सा? तो मरुद्भिद होगा, जो मरुस्थलीय भागों में पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है दोस्तों? जल होता है। कौन होता है? जल होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ। डी आपका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरियाओं में, इनमें से सभी में। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो खोज किया गया है वो अल्टमान के द्वारा किया गया है। इसका खोज अल्टमान के द्वारा किया गया है। नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सी वेंडा और इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो प्राचीन कोशिका है, जो सूक्ष्म एकदम सरल आकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक नवीन कोशिकाएं होती है जो आकार में बड़े होते हैं, जिसकी संरचना जटिल होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका के किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? बताइएगा निम्नलिखित में से कोशिका के किस कोशिकांग में, कौन से सेल ऑर्गेन में झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, गाजिकाय में या माइटोकॉन्ड्रिया में? दोस्तों राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। बी आपका राइट आंसर होगा। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाती है। ठीक है, दीपा श्वेता जी, सोनम कुमारी जी, कवि गोयल जी, विकास कुमार जी, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों एक बार। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये तो मालूम ही पड़ गया होगा आप लोगों को, लाइसोसोम कहलाता है। क्यों कहलाता है दोस्तों? क्योंकि लाइसोसोम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत पावरफुल एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि कोशिका के व्यवधान के दौरान ये अपने ही कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, अपने ही सेल को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए कोशिका यहां मृत हो जाती है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर है? सुसाइड बैग या अपशिष्ट निवारण तंत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। दोस्तों हमने आपको कहा अभी जस्ट कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो दो प्रकार का सेल होता है। एक आपका हो गया दोस्तों प्रोकैरियोटिक, एक आपका हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपका हो गया यूकैरियोटिक। देखिएगा इसका नाम से यह स्पष्ट है, प्रोक का मतलब होता है प्राचीन, मतलब ये प्राचीन कोशिका है, और यू का मतलब होता है नवीन, यानी कि ये नवीन कोशिका है। प्रोकैरियोटिक की जो संरचना होती है काफी सूक्ष्म होती है और इसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसकी संरचना सरल होती है और सूक्ष्म होती है, जबकि यूकैरियोटिक की संरचना काफी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और इसकी आकार बड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? इसमें केंद्रक का अभाव होता है। याद रखिएगा, केंद्रक का अभाव होता है। तो आपका बी जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक तो नहीं ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है, डीएनए भी नहीं पाया जाता है, यानी कि ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? अब सभी लोग केंद्रक ही दिए होंगे क्योंकि विकल्प में ई नहीं है। ई विकल्प होता तो ई विकल्प सही होता। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, चाहे वो राइबोसोम हो, केंद्रक हो, कोशिका भित्ति। अभी आप ही सोचिए कि जो सेल वॉल है ये कहां पाया जाता है? तो ये पौधों में पाया जाता है। तो बताइए पौधों में पाया जाता है तो पौधों में प्रोकैरियोटिक कहां से होगी? पौधे यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश या जीवित अंश जो जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यह किससे बना होता है? दोस्तों जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी कोशिका के केंद्रक और इसकी कोशिका के समस्त भागों में एक द्रव्य पाया जाता है, एक द्रव्य पाया जाता है दोस्तों। और इसी कोशिका के द्रव्य जो पूरे भागों में पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो पाया जाता है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि जो जीव द्रव्य है दोस्तों ये किससे किससे? तो पहले तो ये कोशिका से है, कोशिका और प्लस कोशिका द्रव्य से मिलने से बनता है। मतलब इसमें कोशिका और कोशिका द्रव्य भाग समाहित होते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिकों के नाम और उनके दिए गए खोज जो है वो दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। तो मिलान कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडन एवं समान ने दिया था और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यही आपका क्या है? सही मिलान है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किससे बनी होती है? क्रोमोसोम किससे बनी होती है? दोस्तों क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम है दोस्तों ये किससे बनी होती है? तो ये न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यानी कि आप अगर इसे कनेक्ट करना चाहें तो जो क्रोमोसोम है ये डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यानी कि ये डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए तथा प्रोटीन ये दोनों से मिलकर के बना होता है। यानी कि आप डीएनए प्लस आरएनए और प्लस में क्या हो गया आपका प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न में आपको विकल्प ई जो है वो दिया रहेगा। हमने विकल्प ई नहीं दिया है, आगे आपको प्रश्नों में दिखाई देगा। ठीक है, तो विकल्प ई यहां पे आपको मान करके चलना है, मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका की रसोई कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया बीपीएससी में। कोशिका की रसोई यानी कि किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो पौधों की पत्ती में पाया जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या है? एक वर्णक है, एक लवक पाए जाते हैं जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और वो वर्णक कौन है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु भी पाए जाते हैं। तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का जो पूरा नाम है दोस्तों क्या है? जल्दी से बताइएगा, है ना। एटीपी का पूरा नाम क्या है? फटाफट बताइएगा। गुड इवनिंग सुधांशु रंजन जी, अनामिका जी, सारिका जी, बीना गुप्ता जी। एटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है, जल्दी से बताइएगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों कोशिका भित्ति क्या है? तो अगर ये आपका सेल है तो सेल के बाहरी संरचना में जो पादप सेल होते हैं, जो प्लांट का सेल होता है, इसकी जो सबसे बाहरी संरचना होती है इसी पे कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होगी, अगर आपसे पूछा जाए पादपों की कोशिका भित्ति, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति जो होगी, कवकों की कोशिका भित्ति ये किससे बनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। तो याद रखिएगा कि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इस प्रश्न का दिए गए विकल्प के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विकल्प में ना तो आपका सेल्यूलोज है और ना ही काइटिन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी किससे संबंधित है? साइटोलॉजी किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। जीवाणु विज्ञान की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया लॉजी जो है वो क्या है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु विज्ञान जो है दोस्तों वो वायरोलॉजी कहलाता है। कवक जो है, कवक विज्ञान जिसे कवक का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों, ये आपका माइकोलॉजी कहलाता है। और कोशिका विज्ञान जो आपका है दोस्तों ये साइटोलॉजी कहलाता है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आपका राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रकहीन है? इनमें से कौन सी राशि है जिनका कोई मात्रक नहीं है? और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। श्वेता सिंह जी डी, मोनिका सिंह जी डी, सारिका जी, अनामिका प्रिया जी, सुधांशु रंजन जी, कंचन बाला जी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, गलत बातें शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए कौन सी राशि मात्रकहीन है? दोस्तों संवेग की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है वो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी इंटू वेग का मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गया, यानी कि संवेग का तो मात्रक होता है। प्रतिबल का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो प्रतिबल का हो गया। आवेग बराबर होता है दोस्तों लगाए गए बल जितने समय के लिए लगाया जाता है, यानी कि बल का एन और समय का सेकेंड, यानी कि आवेग का भी क्या होता है? मात्रक होता है। लेकिन विकृति क्या है? विकृति की कोई मात्रक बीमा नहीं होती है। जो स्ट्रेन है उसकी स्ट्रेन की कोई मात्रक बीमा नहीं होती है, क्योंकि विकृति क्या है कि लंबाई में जो वृद्धि है, प्रति एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है वही विकृति कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि आपका एल लंबाई की कोई वस्तु है और इससे फिर वृद्धि हो गई है, तो फिर भी तो ये एल ही होगा और इसी का जो अनुपात होगा वो विकृति होगा। तो अनुपात में सारा कट जाएगा, तो आपका विकृति की कोई मात्रक बीमा नहीं होती है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात की जा रही है दोस्तों। अगर प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष
सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है, यानी कि यह भी आपका दूरी का ही मात्रक है। और एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है, जल्दी से बताइएगा। और पारसेक जो होता है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। खगोलीय वर्ष जो एस्ट्रोनॉमिकल है, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल दूरी जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, जो 1.496 × 10⁻11 होता है। तो एक लाइट ईयर में कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित ऊतकों का शरीर में मरना क्या कहलाता है। दोस्तों जीवित ऊतकों का शरीर में मरना क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। जीवित ऊतकों का शरीर में मरना क्या कहलाता है, नेफ्रोसिस, न्यूरोसिस, नेक्रोसिस या साइटोसिस। जीवित ऊतकों का शरीर में मरना क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए, सोनम कुमारी, कंचन बाला, वेणु गुप्ता जी, पूजा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। जीवित ऊतकों को शरीर में मरना दोस्तों नेक्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। जीवित ऊतकों का शरीर में मरना नेक्रोसिस कहलाता है। सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है। इनमें से कौन कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, यानी कि संयोजी ऊतक नहीं है, जल्दी से बताइएगा। रक्त, अस्थि, उपास्थि, इनमें से कोई नहीं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब वह ऊतक जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का कार्य करता है, वह संयोजी ऊतक कहलाता है। तो रक्त आपका संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह भी जोड़ने का कार्य करता है। हड्डी भी आपका जो बोन है, यह भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि एक हड्डी जो है वो मसल से जुड़ी होती है, कई बार हड्डी हड्डी से भी जुड़ी होती है। तो यह भी आपका क्या है, संयोजी ऊतक है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, जो पतली एवं छोटी हड्डियां होती है, जो बेहद कमजोर होती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये कार्टिलेज के रूप में जानी जाती है, और यह भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी विकल्प आपका उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये तो हम बता ही दिए हैं, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। अश्व शक्ति जो है दोस्तों, ये शक्ति का व्यवसायिक मात्रक है। याद रखिएगा, शक्ति का क्या है, व्यवसायिक मात्रक है ना। बड़े बड़े मशीनों की जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है, वह अश्व शक्ति में मापा जाता है। इसे एचपी से लिखा जाता है, और एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। यानी कि आपका बी जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, यह प्लाज्मा में आपका आरबीसी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट भी पाए जाते हैं, सभी पाए जाता है। जो प्लाज्मा है इसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सभी पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए आपका आंसर इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिएगा, मोनिका सिंह जी वेरी गुड, सुधांशु रंजन जी 746, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, मांसपेशियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं। मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़, मांसपेशी कहने का मतलब मसल, और इसको जोड़ रहे हैं आपकी हड्डी से, यानी कि बोन से। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, जब MBT मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े होंगे इतिहास में, जिसे पगला सन की सुल्तान कहा जाता है। तो MBT यानी कि जब मसल बोन आपस में जुटता है तो इसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ए आपका राइट आंसर हो गया। और दूसरा याद रखिएगा, BBL, जब बोन जो है बोन से जुटेगा, जब हड्डी हड्डी से जुटेगा तो इसे लिंगामेंट कहते हैं। तो प्रश्न में आपका मसल टू बोन था, तो मसल टू बोन क्या कहलाएगा, टेंडेंट कहलाएगा। आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक दिए गए हैं, उनका मिलान करिए। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्लियर है। चलिए, मोनिका सिंह जी आप पढ़ाए थे, हम तो सारा कुछ पढ़ाए हुए हैं, है ना। चलिए देखिएगा, क्या है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक दिए गए हैं, उनका मिलान करें। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, शक्ति का मात्रक वाट, और कार्य का मात्रक जूल। यही आपका क्या होगा, सही मिलान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा जल और खनिज लवण को जड़ से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जो जड़ से पौधे के अन्य भाग में खनिज लवण पाया जाता है, तो याद रखिएगा, दो में आप लोग कंफ्यूज करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम ये दोनों जटिल ऊतक का उदाहरण है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का उदाहरण है। तो जड़ से, देखिए, जड़ से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है जल और खनिज। तो ये देखिए जड़ है, यानी कि ज से जड़ और ज से जाइलम, ये आपका राइट आंसर होगा। ज से जड़, ज से जाइलम, यानी कि जड़ से जो जल तथा खनिज लवण पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है वो जाइलम कहलाता है। दोस्तों, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है, हमारे शरीर में वसा कहां संचित रहती है। मांसपेशियों में, त्वचा में, रक्त में या डर्मिस में। हमारे शरीर में वसा कहां संचित रहती है। सिकंदर, सत्येंद्र कुमार जी, अनामिका प्रिया, श्वेता सिंह जी, कंचन वाला, पूजा कुमारी, सुधांशु रसन, कंचन वाला, बहुत बढ़िया आप लोग सभी बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, हमारे शरीर में वसा कहां संचित होता है। हमारे शरीर में वसा जो संचित होता है दोस्तों, वह डर्मिस में संचित होता है। डर्मिस क्या है, तो जो हमारा स्किन होता है, जो हमारा त्वचा होता है, उसकी जो निचली परत होती है, उसी को डर्मिस कहते हैं, और उसी में फैट यानी कि वसा जो है वो संचित होता है। डी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो क्या कहलाती है, जो आपका नर्व सिस्टम है उसकी इकाई क्या कहलाती है। क्लियर है, गलत हो गया नाविका जी, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो जल्दी से बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र अगर पूछा जाए तो उसका जो यूनिट है, जो इकाई है वो न्यूरॉन है। एक आप लोग नेफ्रॉन में कंफ्यूज कर जाते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन जो है दोस्तों यह वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा। वृक्क यानी किडनी की अगर क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो आपका आंसर नेफ्रॉन होगा, जबकि तंत्रिका तंत्र की अगर पूछा जाए तो आपका आंसर न्यूरॉन होगा। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कभी कंफ्यूजन नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हर्ट्ज में मापा जाता है। आप सभी जानते होंगे हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रोम में मापा जाता है। टंगस्ट्रोम को किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रोम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। उसके बाद देखिएगा हर्ट्ज में दूरी को तो मीटर में मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तापमान को केल्विन में मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उसके एसआई मात्रक के साथ सही सुमेलित नहीं है। कौन उसके एसआई मात्रक के साथ सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया सारिका जी, पूजा जी, कंचन जी, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है एसआई मात्रक के साथ। तो कार्य का तो एसआई मात्रक जूल है, बिल्कुल सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, बिल्कुल सही है। लेकिन दाब का जो एसआई मात्रक है वह पास्कल होता है। ये जो डायन है दोस्तों, ये बल का सीजीएस मात्रक है। ये बल का कैसा मात्रक है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और एक डाइन बराबर एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है ना। विच ऑफ द नॉट यूनिट ऑफ हीट, उष्मा की इकाई कौन नहीं है। तो आप देखेंगे सेंटीग्रेड जो है दोस्तों ये उष्मा की इकाई नहीं है। ये सेंटीग्रेड कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस, ये ताप की इकाई है। ये किसकी इकाई है, ताप की इकाई है। जबकि कैलोरी जो है वो उष्मा की इकाई है। और एक कैलोरी बराबर 4 पॉइंट कितना जूल होता है, 8 जूल होता है। अर्घ भी जो है आपका ये उष्मा या ऊर्जा की इकाई है। और 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। और जूल भी आपका उष्मा या ऊर्जा या कार्य की इकाई है। तो आपका ए जो है वह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल निम्नलिखित में से, बताइएगा क्या होगा। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल। तो जूल ऊर्जा से यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो पास्कल किसका मात्रक होगा, दबाव यानी कि प्रेशर का मात्रक होगा। बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर क्या होता है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये तो गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, गलत है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, यही प्रकाश वर्ष होता है। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा किस प्रकार का उत्तक है। त्वचा किस प्रकार का उत्तक है। त्वचा जो आपका उत्तक है दोस्तों, ये कैसा उत्तक है, तो त्वचा भी बॉडी को कनेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि त्वचा आपका संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। त्वचा किस प्रकार का उत्तक है, तो ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं कि जो आपका ये पत्ती होती है दोस्तों, है ना, जो पत्ती होती है, इस पत्ती में, है ना, ठीक है, इस पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इस छोटे छोटे छिद्र को ही क्या कहते हैं, वह स्टोमेटा कहते हैं। इस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इसी स्टोमेटा के द्वारा पौधों में वेपोराइजेशन का क्रिया होता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जटिल उत्तक का उदाहरण है, बताइएगा। जटिल उत्तक, जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, जल्दी से बताइएगा। जटिल उत्तक के कौन उदाहरण है, तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है वो जटिल उत्तक के उदाहरण कहलाते हैं। यानी कि आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल उत्तक का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज किसने लिखी थी। यह भी क्वेश्चन आपका 65 बीपीएससी में पूछा गया है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज किसने लिखी है। लिनियस ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने। दोस्तों लिनियस, सबसे पहला नाम है आपके द्वारा लिनियस। लिनियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह क्या है, सिस्टमा नेचुरली, याद रखिएगा, सिस्टमा नेचुरली। लिनियस के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम है सिस्टमा नेचुरली। ठीक है, उसके बाद लैमार्क के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, लैमार्क के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है आपका फिलॉसफी जूलॉजिक, याद रखिएगा, फिलॉसफिक
फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक किसके द्वारा लिखी गई है? लैमार्क के द्वारा लिखी गई है, जिसमें लैमार्क ने जीवों के क्या बताया? विकास के बारे में बताया, जैव विकास का सिद्धांत दिया था। लिनियस के द्वारा जो सिस्टमा नेचुरली लिखी गई, इसमें जीवों की वर्गीकरण की बात कही गई है। और मेंडल के द्वारा आप सभी जानते हैं, इन्होंने इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और डार्विन के द्वारा ही पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज लिखी गई है, और इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो क्या कहलाया? वो डार्विनवाद कहलाया। वो डार्विनवाद कहलाया। इसी डार्विनवाद को विकासवाद का भी सिद्धांत कहा गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है ये जैव विकास से संबंधित है, बायो एवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें डार्विन होगा। इसके अलावा जैव विकास से संबंधित और भी कई सारे वैज्ञानिक है, जैसे कि हुगो डी ब्रीज। तो जो हुगो डी ब्रीज हैं, इसके द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया, जिसे म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। और एक है आपका कर्नेस्ट हैकल जो है, इनके द्वारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया, थ्योरी ऑफ रिपीटेशन का सिद्धांत दिया गया। और ये सभी जैव विकास से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है ना, जिसे कहते हैं, जल्दी से बताइए, शैवाल और कवक। सबसे पहले ये जो लाइकेन है दोस्तों, ये जो लाइकेन है ना, ये लाइकेन है। ये लाइकेन क्या है? तो ये एक सहजीविता का उदाहरण है ना, ये एक सहजीविता का उदाहरण है। और ये शैवाल और प्लस कवकों के अंतःक्रियाओं के बीच फलस्वरूप ये तैयार होता है, ये बनता है, यानी कि ये सहजीविता का उदाहरण है। आपका ए जो है वह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? दोस्तों, जहां जीव रहता है उस जगह को आवास या परितंत्र कहते हैं, यानी कि ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, यह भी आपका 65 बीपीएससी में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। बताइएगा, मोनिका सिंह जी, पूजा कुमारी, कवि गोयल, शारिका जी, कंचनवाला, स्मिता सिंह जी, बहुत बढ़िया। बताइएगा, सौर ऊर्जा जो है वह एटीपी में बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या पेरोक्सीसोम में। दोस्तों, सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलता है वो क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, क्योंकि पौधों का जो किचन होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही पौधे खाना बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं और वहां से ऊर्जा निर्माण करते हैं। और इसी में जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, वो एटीपी में परिवर्तित होकर पौधे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई का विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? यह भी क्वेश्चन आपका 65 बीपीएससी में पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। हड्डियों के विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? सेरोलॉजी जो है दोस्तों वह सीरम का अध्ययन है, रुधिर के सीरम का अध्ययन कहलाता है। जियोलॉजी जो है वो भूविज्ञान अध्ययन से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी जो है ये आपका हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है, द स्टडी ऑफ बोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? दोस्तों, विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और विषाणु को सजीव और निर्जीव की, सजीव एवं निर्जीव की क्या कहा गया है? बीच की कड़ी कहा गया है। याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा गया है। यानी कि वायरस ना तो सजीव है और ना तो निर्जीव है। वायरस की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज जो सबसे पहले किए, खोज नहीं, या इसकी खोज के जो जनक कहे जाते हैं वो इवानोवस्की को कहा जाता है। याद रखिएगा, इवानोवस्की को इसके खोज के जनक या इसके पिता भी कहे जाते हैं। और इसका जो अध्ययन है दोस्तों, जो स्टडी है वो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। इनके द्वारा कई बीमारियां होती है, जैसे पोलियो, जैसे खसरा, जैसे चेचक, अभी हाल ही में आपने सुना है जैसे कोविड, है ना, जैसे एड्स, जिसे आप लोग HIV कहते हैं। ये सभी क्या है? विषाणु द्वारा होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया? बताइएगा, किस वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया? अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बॉल्स या चार्ल्स डार्विन? दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, आप कह सकते हैं जीवों का वर्गीकरण। ठीक है,
तो जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जीवों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की अगर बात किया जाए, क्लासिफिकेशन जो करने का प्रयास किया गया है सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर विटेकर के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट विटेकर के द्वारा भी किया गया था और रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को कुल 5 वर्गों में बांटा था। यानी कि रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को कुल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था और कार्ल बॉस के भी द्वारा बांटा गया है। कहा गया प्रश्न में कि किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा भी, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा भी, कार्लो बॉस के द्वारा भी, यानी कि ई आपका राइट आंसर होगा। ई आपका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में कहता कि किस वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों के वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किया गया, प्रथम जब दिया रहता तब आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ अर्नेस्ट हैकल होता। अगर आपसे पूछा जाता कि जीवों, किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवों को 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, तब आपका आंसर रॉबर्ट विटेकर होता। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु ने ही, लेकिन उसकी मान्यता अभी उतनी नहीं है, मान्यता आपका अर्नेस्ट हैकल को ही रखना है, क्योंकि अरस्तु ने ही जीवों को 2 भागों में बांट दिया था, सजीव और निर्जीव। ठीक है, लेकिन इसमें काफी विविधताएं थी, काफी जटिलताएं थी, इसलिए अर्नेस्ट हैकल को पहला माना गया है जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट विटेकर के द्वारा भी इसे 5 भागों में बांटा गया। तो आपका विकल्प ई जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता से तात्पर्य है। जैव विविधता से तात्पर्य, जो बायोडायवर्सिटी है, इससे क्या तात्पर्य है? जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली समानता, जीवों में पाए जाने वाले शारीरिक अंग, जीवों में पाई जाने वाली जैविक क्रियाएं। जो जैव विविधता है दोस्तों, जो बायोडायवर्सिटी है, ये किससे संबंधित है? तो जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता से संबंधित है। जीवों में जो विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर कई जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, सभी जीव एक दूसरे जीवों से भिन्न पाए जाते हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, सत्येंद्र कुमार जी, ऋचा सिंह जी, ऋचा बहुत बढ़िया, कवि गोयल, अनुराग सिन्हा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? जो क्लासिफिकेशन है, अभी जस्ट हमने बताया कि वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों जो वर्गीकरण की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो कहलाती है स्पेसीज, यानी कि जाति। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? जाति कहलाती है, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जो जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम, 2 जगत, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का या नेमिटोड, है ना? तो बताइए दोस्तों सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है दोस्तों ऑर्थोपोडा है। अब इस ऑर्थोपोडा में क्या क्या आते हैं? तो जो छोटे मोटे कीट पतंग हैं ये सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, एनालिडा में आपका क्या आता है? जोंक आता है, केचुआ आता है, ये सभी आते हैं। निमेटोड में आपका जो वर्म होता है वो वर्म आता है। ठीक है, तो आपका बी आपका जो है वो ऑर्थोपोडा हो गया, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? बताइएगा। ये सभी जो है वो एक प्रकार का वर्म है ना? जैसे रिंग वर्म हो गया, फाइलेरिया वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया या जॉर्निस वर्म हो गया। कौन परजीवी नहीं है? गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि या पीलिया कृमि। बताइएगा कौन इसमें जो है वो आपका परजीवी नहीं है? इनमें से कौन जो है वो परजीवी नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन इसमें परजीवी नहीं है। दोस्तों जो आपका रिंग वर्म है ये आपका परजीवी नहीं है, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म से तात्पर्य है। बताइएगा एंजियोस्पर्म से क्या तात्पर्य है? एंजियोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ठीक है, बताइएगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है ना? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हो गया जो फल के अंदर नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्लास आगे लिया जाएगा। तो कल हमने 53 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन तक देखा था, आज हम उसी से जुड़े हुए आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरो लिनियस किसके लिए जाने जाते हैं? अब देखिए आपको लिनियस के लिए, लिनियस से बीपीएससी द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिनियस के लिए जो है ये सारा आपको जो फैक्ट है सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अगर आप बेसिक लिनियस के बारे में जान रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो नहीं छूटेगा। जैसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, कई बार यह भी पूछा जाता है कि जो सिस्टमा नेचुरली किसके द्वारा लिखा जाता है। तो लिनियस आपको एकदम जो है रटा रहना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ऐसे बहुत कोर एरियाज हैं साइंस के जहां से बीपीएससी प्रश्न बनाती है। बीपीएससी का किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनता है तो ये कोर एरिया जो है ना, इस कोर एरिया को आपको पकड़ना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। एक पॉइंट से
5 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कैरोलिन लीनियस की बात करें तो इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि अगर कैरोलिन लीनियस की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिएगा, अगर हम बात करते हैं कैरोलिनियस की बात करते हैं तो आपको इसमें से क्या जानकारी रखना चाहिए, तो लीनियस से आपको जानकारी रखना चाहिए कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जहां से क्वेश्चन पूछता है वह है सिस्टमा नेचुरली। कई बार आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरली किसके द्वारा लिखी गई है, तो लीनियस के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, लीनियस को ही द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। जो आपको द्विनाम पद्धति है ना, जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल जो सिस्टम है दोस्तों, इसके जनक कहे जाते हैं, द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं किसे, कैरोलिनियस को। और लीनियस जो है ये वर्गीकरण के लिए भी जाने जाते हैं, इन्होंने वर्गीकरण का भी प्रयास किया था। यानी कि जो आपका कैरोलिनियस है वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो जीवों की द्विनाम पद्धति के लिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए, विभिन्न जीवों की खोज के लिए, इन सभी तरह के आपका जो आंसर है ये सही होगा। इसलिए आपका आंसर होगा इनमें से एक से अधिक, विकल्प ई आपका राइट आंसर होगा। जिनका भी विकल्प ई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद के साथ इस अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आ रहा दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पूजा कुमारी जी गुड इवनिंग, मनोज चौधरी जी और कंचन वाला जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सारे प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के होंगे। देखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब ये जो थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी से भी क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है। अगर आप बायो एवोल्यूशन पढ़े होंगे, अगर आप जैव विकास पढ़ते हैं, बायो में एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है जैव विकास यानी कि बायो एवोल्यूशन। इस जैव विकास में आप देखिएगा तो बहुत सारे जैव वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। सबसे पहला सिद्धांत जैव विकास का लैमार्क के द्वारा दिया गया है, इसीलिए लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा जाता है, लैमार्कनिज्म कहा जाता है। और लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में यह सिद्धांत दिया था। दूसरा जो सिद्धांत दिया दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन ने दिया, और चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया जैव विकास के अंतर्गत, यही सिद्धांत क्या कहलाया, विकासवाद कहलाया। यही सिद्धांत विकासवाद कहलाया। और ये जो सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने, इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में दिया था। तो आपको पता चल गया होगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। कैरोलस लीनियस की हमने बात कर लिया है, लैमार्क की भी बात कर लिया है। विटेकर के द्वारा क्या किया गया, तो इन्होंने सर्वप्रथम जीवों को 5 प्रकार से वर्गीकरण किया। जीवों को 5 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया, तो आपका विटेकर ने किया, रॉबर्ट विटेकर ने किया। तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा कथन। चलिए यहां पे आपका स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। और यूपीएससी फॉर्मेट का ये सवाल है, यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग स्टेटमेंट को पढ़िए, ये आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि आपका कौन सा विकल्प जो है वह सही है। स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए। बहुत बेसिक प्रकृति के सारे प्रश्न हैं, लेकिन वैसे बेसिक प्रकृति के प्रश्न हैं जिन्हें आप हल्का समझ करके गलत कर बैठते हैं, खास तौर पर बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी में आपके पास ब्रह्मास्त्र वाला ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। पूजा कुमारी, इंदु कुमारी जी गुड इवनिंग, प्रभात कुमार जी नमस्कार, विकास कुमार जी बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा। देखिएगा कह रहा है अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है। बिल्कुल सही बात है, अमीबा जो है वो विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी क्या करते हैं, विखंडन विधि के द्वारा जनन करते हैं। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अब एक कोशिकीय जीव क्या हो गया, तो एक कोशिकीय जीव वह जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब सोचिए कि जब एक कोशिका से मिलकर के बना जीव होगा तो उसकी संरचना छोटी होगी, उसकी आकार छोटा होगा, उसका संरचना काफी साधारण होगा। तो ऐसे जीव जो है वह लैंगिक नहीं अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, अनसेक्सुअल सिस्टम से जनन करते हैं। अगर प्रजनन की बात करें, 2 तरह की प्रजनन विधियां पाई जाती है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। हम जैसे मनुष्यों, जीव जंतुओं में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, जबकि जो छोटे छोटे जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव है, उनमें अलैंगिक विधियों से जनन होता है। यानी कि आपका दोनों तो कथन सही है, लेकिन कथन बी जो है वह एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे अलैंगिक विधि है और यहां पे विखंडन विधि है, दोनों विधियां अलग अलग है। तो आपका सही तो है, लेकिन बी की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि आपका सी राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए बी की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो आपका सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन से पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, बताइएगा इनमें से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। क्लियर है। चलिए छिपकली में क्या होता है, छिपकली में क्या होता है, छिपकली जीव है ना, ये आपका यूकैरियोटिक में आएगा और यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है, छिपकली में भी लैंगिक जनन होता है। देखिएगा निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन पक्षी वर्ग में आते हैं, पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। देखिए कौवा तो आप लोग देखे होंगे, कांव कांव,
कौवा कांव कांव करता है, तो कौवा तो पक्षी वर्ग में है। चील भी आपका देखिए पक्षी वर्ग में है। तोता भी आपका देखिए पक्षी वर्ग में है, यानी कि वह पक्षी जो बच्चा न देकर के सीधा अंडा देता है वह पक्षी में आता है। लेकिन चमगादड़ क्या है, ये चमगादड़ ये क्या करता है, ये स्तनधारी वर्ग में आता है। याद रखिएगा, ये स्तनधारी वर्ग में रखा गया है ना। चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। और चमगादड़ कैसे जंतु है, तो ये रात्रिचर जंतु है। कैसा जंतु है, रात्रिचर जंतु है। और ये पराश्रव्य तरंगों के आधार पर, ये पराश्रव्य तरंगों के, जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स आप लोग कहते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके क्या करते हैं, रात्रि में अपने शिकार को पकड़ते हैं, शिकार के पहुंच तक पहुंचते हैं। पराश्रव्य तरंगों की बात अगर करते हैं तो इसका वेवलेंथ कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एम्फीबिया क्या बताता है। जो एम्फीबिया है वो क्या बताता है, बहुत तेजी से चलने वाले जीवों को, केवल जल में ही रह सकने वाले जीवों को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले जीवों को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी से बताइएगा, एम्फीबिया किसको बताता है। एम्फीबिया किसको बताता है दोस्तों, एम्फीबिया वैसे जीव होते हैं जो आपका क्या है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव होते हैं, जिसे हम लोग उभयचर प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सभी अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल कहलाते हैं, बताइएगा। नील हरित शैवाल जो है ये क्या कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया, हेमोबैक्टीरिया या पॉलीबैक्टीरिया। दोस्तों जो नील हरित शैवाल है ना, इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्राचीन जीव है, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, है ना। आपका ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है कॉलिस डोमेस्टिका, फैलिस डोमेस्टिका, कैनिस डोमेस्टिका, राना ट्रिंगना। देखिए मेढक क्या होता है, मेढक जब बारिश होता है तो क्या करता है, ट्रिंग 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 करता है कि नहीं, ट्रिंग 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 करता है। जहां भी बारिश होगा देखिएगा आपके आसपास में मेढक बोलना शुरू कर देगा, यानी कि मेढक क्या है, तो राना ट्रिगाना, ये ट्रिंग ट्रिंग करता है। राना ट्रिगाना मेढक का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, गाय का और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऐसे तो बहुत है, कुत्ता है, बिल्ली है, मटर है, धान है, प्याज है, आलू है, बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पे बताइएगा, इंदु कुमारी जी, कंचन भाला जी, बहुत बढ़िया है ना। तो ये गाय का जो आपका है ये बॉस इंडिकस, याद रखिएगा, बॉस इंडिकस जो है वो गाय का है। और होमोसोपियंस ये किसका नाम है, तो ये आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते देखिएगा, जलीय जीव डॉल्फिन किस श्रेणी में आते हैं। जलीय जीव डॉल्फिन किस श्रेणी में आते हैं, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जलीय जीव डॉल्फिन किस श्रेणी में आते हैं, मछली, स्तनपाई, एम्फीबिया, आर्थ्रोपोडा। दोस्तों जो डॉल्फिन है ये समुद्री जीव है, समुद्री एक प्रकार का मछली के रूप में होता है। ये काफी बुद्धिमान होता है और ये मनुष्य के क्रियाकलापों को बहुत ही जल्द सीख जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये स्तनपाई में आता है, किसमें आता है, स्तनपाई में आता है। और अगर आप लोग करंट से परिचित होंगे तो अभी बताइएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, आपका हो सकता है करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अभी जब भी आप लोग को हम बताए थे जैव विकास सिद्धांत के बारे में, इसी तरीके से आपको अनुवांशिकता को भी समझना होगा। अनुवांशिकता विज्ञान, जिसे सबसे पहले अनुवांशिकता विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं और इसी को जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। और इसके जो विज्ञान के जनक कहे गए हैं वो किसे कहे गए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहे गए हैं, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहे गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले किस पौधे पर, तो मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया और अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया। इसी को अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था। जस्ट हमने बताया कि मटर का प्रयोग किया था। कमेंट करके बताइए कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मगर मटर का साइंटिफिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया काजल कुमारी जी, सागर जी, हमने आपसे पूछा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लिख लीजिएगा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बताइए, है ना, गलत बात है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया, मटर का। जल्दी से बताइए मटर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बताइएगा। 63 नंबर 63, कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कथन 1 है, अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन, जिसे आप लोग जीन कहते हैं ना, जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। और कथन 2 है कि अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन होता है, जीन नहीं जीन होता है। बताइए क्या ये दोनों कथन सही है।
तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है कि अनुवांशिक जो लक्षण है, जो जेनेटिक सिम्टम्स है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार क्या होता है, हस्तांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये लगातार क्या है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है। यानी कि एक माध्यम से, एक पीढ़ी से दूसरे माध्यम में, जीन के माध्यम से, जो मनुष्यों में क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं उसी के माध्यम से ये क्या होता है, हस्तांतरित होता है। यानी कि ए आपका सही है। और अनुवांशिकता की जो सबसे मूलभूत इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसी को जीन कहा जाता है। यानी कि ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जीन की खोज किसके द्वारा किया गया है, जीन की खोज किसने किया था। तो आपका इस प्रश्न का कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही होगा, है ना। और व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हमने आपसे पूछा था मटर का वैज्ञानिक नाम, फिजम स्ट्रिबम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक लक्षणों का, पौधों की वृद्धि का, मनुष्य के शरीर का, वंशागत गुणों का। ठीक है, अनुवांशिकता हमने क्या बताया, अनुवांशिकता की अगर बात करते हैं, अनुवांशिकता की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका जो अध्ययन किया जाता है ना, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है दोस्तों। इसका अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। इसकी जो खोज किया गया है, डिस्कवर कौन किए हैं, तो इसकी खोज कौन किए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए हैं। कौन से पौधे पे, तो मटर के पौधे पे किए हैं। और अनुवांशिकता का जो मूलभूत इकाई होता है, जो मूलभूत इकाई होता है वो कौन होता है, तो वो जीन होता है। और हमने आपसे पूछा था कि जीन की खोज किसने किया था, जोहान्सबर्ग ने जीन की खोज किया था। और ये जो अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है दोस्तों, इस अध्ययन में हम लोग अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा, तो जेनेटिक्स के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा। और अनुवांशिक लक्षण को ही वंशागति का लक्षण भी कहा जाता है। यानी कि अनुवांशिक लक्षण या वंशागति का जो लक्षण है, जो सिस्टम है, जो सिस्टम है, उसी को हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी कि अनुवांशिक लक्षण और वंशागत गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मास्त्र वाला आपका विकल्प ई हो जाएगा, एक से अधिक। और लगभग सभी लोग जो है डी दिए है। क्लियर है। चल कर्स पॉइंट जी करने कंचन कैरियर से आया हूं सर मैं। अच्छा बहुत बढ़िया, धन्यवाद कर्स पॉइंट जी, कैरियर कंचन से है, बहुत बढ़िया। तो आपका विकल्प ई होगा। तो जय हिंद बोलिएगा दोस्तों, आपका ई विकल्प होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिएगा, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। जो जीव कोशिका होता है दोस्तों, इसके अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, आरएनए, डीएनए, एंजाइम या हार्मोन। तो अनुवांशिक जो लक्षण होता है ये डीएनए के द्वारा कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। डीएनए की अगर बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज देखिएगा बीपीएससी में कई बार किया गया है। जल्दी से बताइएगा, डीएनए की खोज किसने किया था, है ना। कई लोग बताएंगे वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिशर को जाता है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक मिशर ने ही डीएनए की खोज सर्वप्रथम किया था। वाटसन एंड क्रिक ने इसके क्या किया था, आणविक संरचना के बारे में बताया था। ठीक है, तो खोज अगर पूछा जाए तो फ्रेडरिक मिशर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, बताइएगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, जल्दी से बताइएगा। कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है दोस्तों, तो गुआनिन और जो आपका यूरोसिन है ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, इसलिए आपका आंसर विकल्प ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, डीएनए में मौजूद होती है, डीएनए में क्या मौजूद होता है, तो डीएनए हमने क्या कहा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि इसमें डीऑक्सी राइबोज उपस्थित होता है, आपका सी राइट आंसर होगा। डीऑक्सी राइबोज, है ना। रविंद्र ठाकुर जी बहुत बढ़िया, काजल जी, सागर राज जी, डीऑक्सी, प्रिया यादव जी, काजू सिंह जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा दिया गया अनुवांशिकता का नियम में समाहित नहीं है। अब ये जो मेंडल है दोस्तों, इनके द्वारा अनुवांशिकता का नियम दिया गया, इसलिए अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अनुवांशिकता से संबंधित 3 थ्योरी दिए, 3 नियम दिए, जिसमें पहला जो है वह कहलाया प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है वह कहलाया पृथक्करण का नियम, और तीसरा है यह कहलाया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 3 नियम इन्होंने दिया। लेकिन जो जिंपिंग जिंग का सिद्धांत है, जो जिंपिंग जिंग का नियम है, इन्होंने मेंडल ने नहीं दिया। ये कौन दिया, तो ये बर्बरा मैक्लिंटॉक ने दिया था, याद रखिएगा। बर्बरा मैक्लिंटॉक ने ये जिंपिंग जिंग का सिद्धांत दिया था। तो सी जो है वो अनुवांशिकता का नियम मेंडल द्वारा नहीं दिया गया है, उसमें समाहित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है डीएनए की आणविक संरचना को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? डीएनए की जो आणविक संरचना है उसको सर्वप्रथम किसने पहचाना? दोस्तों अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो हमने अभी आपको बताया है कि डीएनए की अगर खोज पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने किया है तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ फ्रेडरिक मिशर होना चाहिए। आपका आंसर फ्रेडरिक मिशर होना चाहिए। लेकिन अगर आणविक संरचना के बारे में पूछा जाए कि आणविक संरचना के बारे में किसने बताया डीएनए में, तो आपका दो नाम याद रखना है, वाटसन एवं क्रिक ने बताया। याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक किस क्रिक ने डीएनए की आणविक संरचना के बारे में बताया। तो विकल्प ई आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, विकल्प ई। काजल कुमारी जी, शिल्पी कुमारी, ठीक है, तो विकल्प ई आपका क्या होगा? 69 का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं, ये राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो राइबोजाइम्स जो होते हैं, ये राइबोजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों? ये राइबोजाइम्स जो होते हैं, ये राइबोजाइम हमने आपको कल भी बताया था। जो राइबोजाइम्स होते हैं, है ना, ये एक प्रकार का आरएनए होता है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये आरएनए भी है और एक प्रकार के प्रोटीन भी है, यानी कि आपका विकल्प ई इनमें से एक से अधिक सही है। राइबोजेम आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम है ना, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम बना होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इस न्यूक्लिक एसिड में भी दो प्रकार के संघटक पाए जाते हैं, दो अवयव शामिल होते हैं। एक आपका हो गया दोस्तों डीएनए, एक आपका हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए। यानी कि आपका जो क्रोमोसोम है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। या कई बार विकल्प में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन भी रह सकता है, आपके विकल्प में न्यूक्लियो प्रोटीन भी रह सकता है। तो डीएनए निम्नलिखित में क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं। डीएनए तो पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से तो बना ही होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, और इसी न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। तो आपका इनमें से एक से अधिक ब्रह्मास्त्र वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र वाला ए सही होगा। सारिका जी सी दे रही है ना। तो मजा आ रहा है कि नहीं? आपको जल्दी से बताइए, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? देखिए ये सारा का सारा आपका बेसिक है, और अगर इस बेसिक पर आपका कंट्रोल हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा ना, आप अनुमान लगा करके, अपने दिमाग लगा करके प्रश्नों को जीत करके आएंगे दोस्तों। और जो परीक्षा में प्रश्न को जीत करके आएगा वही इंद्रजीत कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करिए और बताइए। विचार करने का मतलब ये नहीं कि तकिया तर मुड़ी रख के सो जाइए और सोचते रहिए क्या होगा क्या होगा, नहीं। विचार करें मतलब फटाक से सोचिए, दिमाग लगाइए और तुरंत माइंड को क्विक आंसर दिलाइए। ठीक है, कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि प्रोटीन तथा आरएनए सिर्फ कोशिका द्रव में पाया जाता है। दोस्तों हमने आपको कल भी बताया था कि जो आपका देखिएगा, जो आपका सेल है दोस्तों, है ना, चलिए हमने आपको कल भी बताया था कि जो आपका सेल है, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रोटीन और जो आरएनए है, ये प्रोटीन आरएनए कहां पाया जाता है? तो ये कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य होता है, और यहां पे केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये जीव द्रव्य बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो प्रोटीन और आरएनए सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि ये कोशिका के अंदर केंद्रक में भी पाया जाता है। यानी कि डीएनए आपका सिर्फ केंद्रक में पाया जाएगा, जबकि प्रोटीन और आरएनए ये कोशिका के समस्त भागों में, यानी कि कोशिका के समस्त भाग करने का मतलब कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक दोनों में पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। एक आपका सिर्फ सही है, यानी कि कथन एक सही है, किंतु दो आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अब क्रोमोसोम के बारे में तो हमने आपको बहुत बताया है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो बहुत आसान सा सवाल है, और ऐसे प्रश्न में अगर गलती करिएगा तो माफीनामा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप असफल तभी होंगे, आपका रिजल्ट तभी रुकेगा जब आप आसान प्रश्नों को गलत करिएगा। हार्ड क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड होते हैं, अननोन क्वेश्चन सभी के लिए अननोन होते हैं, सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर आसान प्रश्न को आप गलत करेंगे तो आप रेस में नीचे आ जाएंगे,
और ऐसे आसान प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। क्लियर है? चलिए तो देखिएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है, जल्दी से बता दीजिए। और जवाब आ गया है सी, यानी कि 46 होता है। संख्या पूछा जा रहा है तो 46, जब पेयर पूछा जाएगा या जोड़ी पूछा जाएगा तो इसका आधा कर लीजिएगा 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, जल्दी से बताइए, विकल्प को पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, गया भैंस पानी में, देखिए अब गया भैंस पानी में, अब भैंस पानी में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब पानी रहता ही नहीं नदी में, आराम से तैर करके निकल जाएगा। ठीक है, तो भैंस को जाने दीजिए पानी में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बताइएगा क्या होगा, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, बिल्कुल सही, अभी जस्ट हमने बताया है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। एंजाइम का निर्माण करना, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। पादप वायरसों में अनुवांशिक पदार्थों का वाहक करना, यह भी सही है दोस्तों। और कोशिका को ऊर्जा भी प्रदान करना, यह सभी आरएनए का प्रमुख कार्य है, इसलिए आपका आंसर विकल्प ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, अभी आप ही सोचिए कितने स्टूडेंट हैं। अगर पूरा ओवरऑल ग्रुप को मिला लिया जाए तो लगभग हमारे पास 10 से 15,000 प्लस स्टूडेंट हैं। पूरे ग्रुप को अगर मिला लिया जाए तो 10 से 15,000 प्लस स्टूडेंट हैं, लेकिन 10 से 15,000 में एक्टिव कितने हैं? तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 50 स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हैं, जो कि हमारे क्लास को हमेशा देखते हैं और सभी चीज को फॉलो करते हैं। बाकी 10 से 15,000 सुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 7 लाख फॉर्म भराया है तो ये 7 लाख का रिजल्ट होगा। इस 7 लाख में 10 से 15,000, यानी कि आप 1,000 भी मान लीजिए तो 14,000 तो हमारे ही यहां छट गए, 14,000 तो हमारे ही यहां छट गए। और ऐसे ऐसे कई कोचिंग संस्थानों में कई यूट्यूबरों के पास स्टूडेंट होंगे, तो अगर 5 संस्थान में ऐसे हो गए, 10 संस्थान में ऐसे हो गए, तो 10 संस्थान में 1,40,000 ऐसे ही छट गए, तो आपका रिजल्ट कितना का होगा? तो ये 7 लाख में कितना रिजल्ट होगा? तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो मुश्किल से कितना सीट है? 800 या 900 के आसपास सीट है, उतना रिजल्ट होगा। तो 7 लाख में 800 स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, तो किसका 800 का होगा? वो आप ही लोगों में से कोई एक का होगा। ये 10 से 15,000 मुतकवा विद्यार्थी का नहीं होगा, जो खाली मुंह ताकते रहते हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, फोन करेंगे सर अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा, अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा। उनको अभी भी लग रहा है कि अगर 1 महीना डेट बढ़ जाए तो हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, वो यही आशा में है। 1 महीना और डेट बढ़ जाएगा तो और अच्छा से तैयारी करेंगे। अरे पगला, 1 साल होने वाला है और तुम जब 1 साल में तैयारी नहीं कर पाया तो 1 महीना भी तुम्हारा ऐसे ही गुजर जाएगा, और फिर सोचेगा कि फिर 1 महीना बढ़ जाता तो तैयारी कर लेते, और एग्जाम आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यह 67वीं नहीं होगा, अब 68वीं की तैयारी करते हैं, इसमें तो समय बहुत है, अब ये से पढ़ेंगे तो 68 काहे नहीं लिखनेगा। लेकिन देखते देखते फिर 68 भी यहां से गुजर जाएगा, फिर 69वीं आएगा, उसमें भी आपको लगेगा कि अच्छा 69वीं सवाल कर लेना है, 69वीं भी नहीं होगा अगर आप ऐसे रहेंगे तो। ठीक है, चलिए तो मेरा प्रिया शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा पक्का रेडी है सर। चलिए बहुत बढ़िया, रेडी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जागते रहिए, हमेशा जागते रहिए, है ना। चोर कभी भी आ सकता है, हमेशा जागते रहिए, डेट कभी भी आ सकता है, कभी भी भरोसे पर न रहिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, है ना। भरोसे पर वही रहते हैं जो दूसरे पर भरोसा करते हैं, भरोसे पर वही रहते हैं जो दूसरे पर भरोसा करते हैं, जो खुद पे भरोसेमंद होते हैं, वो अपने आप के हिम्मत, अपने आप के जज्बा, अपने आप के मेहनत पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया सर, आप शुरुआत से तो तैयारी अच्छी है, परीक्षा टाइम दिमाग खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, दिमाग खराब हो जाता है तो माइंड को कूल रखिए, योगा वगैरह किया करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप लोग एकदम जोश जज्बा के साथ तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, बाकी हम हैं और रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग सुस्त पड़ जाते हैं तो हम भी सुस्त पड़ जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखते ही नहीं है, क्लास देखते ही नहीं है, तो हमको भी लगता है कि बेकार मेहनत। अब इतना क्वेश्चन हमको मेहनत करने में कम से कम 3 घंटा का समय लगता है, 3 घंटा टाइम लगता है हमको क्वेश्चन को आंसर करने में, टाइप करना है, वो भी हिंदी टाइपिंग है ना। तो 3 घंटा समय लगा करके अगर हमें अपना प्रतिफल ना प्राप्त हो तो हमको कैसा लगेगा? हमको लगेगा कि बेकार मेहनत कर रहे हैं, उससे बढ़िया 3 घंटा हम किसी और में लगा लेंगे, कहीं जाकर के हम 3 घंटा अगर हम कोचिंग में पढ़ा लेंगे तो हमको 200 विद्यार्थी पढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 40, 45, 50 बच्चे ही देखते हैं, तो हम भी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं और फिर से लगते हैं कि नहीं चलिए इस बार अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए तो किसी भी जीव के विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? ठीक है, ये जो समस्त जीनों का अनुक्रम है दोस्तों, ये जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सी आपका
राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आरएनए मौजूद होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है आरएनए के बारे में, तो गलत नहीं करना। अब यही आपका मेमोरी टेस्ट है कि आपने हमारे बताए गए बातों को कितना सुना, कि देख रहे हैं मोबाइल ऐसे और ध्यान है वहां लव यू सोना पर, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारी मस्तिष्क हमारे दिमाग सिर्फ उसी के बारे में सोचे, है ना। नहीं तो सोना बेबी करिएगा तो हाथ धो बैठिएगा, जिंदगी से तो हाथ धोइएगा, बीपीएससी से भी हाथ धो बैठिएगा, ठीक है। चलिए कोई साथ नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, आपका मेहनत आपके साथ देगा। कोई किताब, कोई कॉपी, कोई सोना, कोई बाबू, कोई माँ, कोई बाप, कोई दोस्त आपके परीक्षा हॉल में साथ नहीं जाएगा। सारी दुनिया बेवफा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो आपके साथ परीक्षा भवन में जाएगा। कोई है जो जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो आपकी जो सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी है, जिसमें आप जीवन की परीक्षा दे रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, और उस समय ना तो आपके घर वाले साथ रहेंगे, ना आपके सोना बाबू साथ रहेंगे, ना आपके कोई मित्र साथ रहेंगे, ना आपके कॉपी जो किताब नोट्स है वो साथ रहेंगे। साथ रहेगा सिर्फ आपका ये दिमाग, सिर्फ आपका ये मस्तिष्क साथ रहेगा, सिर्फ आपका ये ब्रेन साथ रहेगा। तो दिल लगाना है तो ब्रेन से लगाइए, है ना। दिल लगाना है तो ब्रेन से लगाइए। किताबों में क्या रखा है, दिमाग अगर आपका सही है, ब्रेन में आपका सारा चीज स्टोर है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संतुलन कर बैठिएगा, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा आरएनए मौजूद होता है, बताइएगा किसमें मौजूद होता है। दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया कि ये केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो आपका आंसर इनमें से एक से अधिक। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही अगर आपको पूछ देगा बीपीएससी में तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, मेहनत साथ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। दिमाग आपका ब्रेन ही है जो आपके मरते समय तक आपका साथ देगा, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा डी, यानी कि कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण एक स्थान से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में लाए जाते हैं। जो अनुवांशिक लक्षण है, जो जेनेटिक सिम्टम्स है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जाते हैं। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। तो आप सिंपल है दोस्तों, क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा ही जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन क्या है, बताइए जीन क्या है। डीएनए का एक भाग, आरएनए का एक भाग, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, आरएनए की क्रियात्मक इकाई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइएगा, क्लियर है। सर जी आप गुस्सा है क्या? नहीं गुस्सा नहीं है, आप लोग को एनर्जी दिला रहे हैं। गुस्सा हम क्यों करेंगे, हम कभी गुस्सा रहते नहीं, ठीक है। बताइएगा, जीन है डीएनए का एक भाग, आरएनए का एक भाग, डीएनए की क्रियात्मक इकाई या आरएनए की क्रियात्मक इकाई, है ना। गुस्सा नहीं है। गुस्सा आता है कि कई दिन में कम से कम 50 स्टूडेंट फोन करके पूछेंगे, सर अब डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सर अब डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब उसको कैसे समझाएं कि अब कितना डेट बढ़ेगा, ठीक है। देखिएगा, ऐसे तो एक परीक्षा देने में आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी, डेट ही समाप्त हो जाएगी। जीन क्या है? तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है, और डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, जो डीएनए की सबसे छोटी इकाई है, उसी को तो क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये आरएनए का एक भाग है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यानी कि आपका ए और सी जो है ये सही है। विकल्प आपका इनमें से एक से अधिक ब्रह्मास्त्र वाला ई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम भी पूछे हैं आपसे, सर देखिए आप लोग पूछे तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एक होता है कि पूछना कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये पूछना अलग बात है कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एक जानकारी है, ये अलग बात है। लेकिन ये पूछना कि सर अब डेट नहीं बढ़ेगा क्या, एक महीना और बढ़ता तो और तैयारी अच्छा से कर लेते, ये बहुत दुखदायक बड़ा विषय है। ऐसा जवाब आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि के लिए ट्रिक हमने बताया था, किनको किनको याद है? सदिश राशि को याद करने के लिए ट्रिक बताए थे ना, बेतब साहब, बेतब साहब हमने ट्रिक बताया था। बे से क्या हो गया? वे से वेग हो गया, त से क्या हो गया? त से त्वरण हो गया, ब से क्या हो गया? ब से बल हो गया, स से क्या हो गया? स से संवेग हो गया, अ से क्या हो गया? अ से आवेग हो गया, और ब से क्या हो गया? ब से बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण। ये सभी सदिश राशियां हैं। तो वेग तो आपका सदिश है, सदिश नहीं पूछ रहा है तो वेग तो आपका है, आपका विस्थापन भी सदिश है, लेकिन दाब और द्रव्यमान ये दोनों अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो ब्रह्मास्त्र वाला ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई आपका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन त्वरण से संबंधित नहीं है? त्वरण के लिए संबंधित नहीं है। अब त्वरण के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं बेसिक तो सही कर पाएंगे। देखिएगा, त्वरण क्या होता है? जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है? तो वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन,
की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे ए से लिखा जाता है और ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू और बटे टी हो गया। एक बराबर v माइनस यू बटे टी, ये इसका सूत्र होता है। अगर बात करते हैं तो ये कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। त्वरण कैसा राशि है? सदिश राशि है। और इसका अगर मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। अब देखिए विकल्प में आप देख सकते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर सेकेंड क्यूब होता है, यह गलत है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह गलत है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यह एक सदिश राशि है, यह आपका सही है। तो गलत आपका दूगो हो गया, सही भी दूगो हो गया। तो कौन सही नहीं है? तो ए और सी आपका सही नहीं है, इसलिए ब्रह्मास्त्र वाला ई आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए केमिस्ट्री का वीडियो, अब इसके बाद केमिस्ट्री का ही क्लास लाया जाएगा। ठीक है, अभी आपका फिजिक्स बायोलॉजी चल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुछ ऐसा यूनिट दिए गए हैं, उनमें कौन सुमेलित नहीं है? ये तो बहुत बार आपको करवाए हैं, बहुत आसान है। कार्य का जूल, ये तो सुमेलित है। बल का न्यूटन एसआई के साथ सुमेलित है। द्रव्यमान का केजी, सही सुमेलित है। लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है। क्या है? पास्कल है। तो डी आपका जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई नहीं है तो कैलोरी उष्मा की इकाई है। उष्मा की अगर इकाई की बात करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। उष्मा की इकाई की बात करते हैं तो इसका इकाई जूल है, इसका इकाई कैलोरी है ना, जूल है, कैलोरी है, इसकी इकाई अर्ग है। ये सभी इसका क्या है? उष्मा की इकाई है। तो कौन नहीं है? कैलोरी तो है ही। और एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। इसी को 4.2 भी कहा जाता है। तो कैलोरी उष्मा की इकाई है, जूल भी है, लेकिन सेंटीग्रेड उष्मा का नहीं है, ये ताप का है। और केल्विन भी उष्मा का नहीं है, ये ताप का है। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र वाला ई आपका राइट आंसर होगा। अब कई लोग देखिए बी दे रहे हैं। केल्विन क्या उष्मा का इकाई है? केल्विन ताप का इकाई है। तो आपका जो है बी वाले भैया सावधान हो जाइए, ऐसे ही प्रश्न आपके क्वेश्चन में रहेगा और आप गलत करेंगे क्योंकि आपके पास ई विकल्प है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल किसका होता है? दोस्तों अगर बल की बात करते हैं, जिसे हम लोग फोर्स कहते हैं, कि बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है जिसे किसी वस्तु पर लगाने से या तो वो वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन कर लेता है या करने की चेष्टा करता है। जरूरी नहीं है कि बल लगाने से वस्तु खिसक जाए या वस्तु स्थान में परिवर्तन कर ले। अब हम जाकर के एक पहाड़ को ढकेलेंगे तो पहाड़ क्या ढकलाएगा? नहीं ढकलाएगा, लेकिन बल तो लगाए हैं। तो बल का मतलब है जो वस्तु के स्थान परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा कर दे। अगर बल का हम सूत्र देखना चाहें तो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल कैसी राशि है? तो बल दोस्तों सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस में बल का जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। इतना बात आपको बल से याद रखना होगा। बल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे जो कमजोर बल है वो कौन बल है? जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे कमजोर बल है ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सबसे प्रबल बल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वह है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे प्रबल बल है, याद रखिएगा। तो बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। और बल के बारे में हमने बहुत कुछ आपको डिटेल से बता रखा है। अभी भी क्लास हमारा यूट्यूब में वो क्या होगा? फ्री होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया रविराज सिंह जी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइएगा, कथनों पर विचार करिए और बताइए जवाब क्या होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके गति में परिवर्तन होता है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में अगर बाह्य बल लगाया जाए तो उसके गति में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु है वो दौड़ के आ रहा है, उस पर अगर आप हाथ से रोक दिए तो वस्तु रुक जाएगा। और कोई वस्तु अगर विराम में है उसको लुढ़का दिए तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी। यानी कि बल लगाने से वस्तु की गति बढ़ सकती है और घट भी सकती है, मतलब गति में परिवर्तन हो सकता है। यही न्यूटन का पहला नियम है।
दूसरा, इससे हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, ये गलत है। बल का जो सूत्र प्राप्त होता है वह न्यूटन के सेकेंड नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो केवल एक आपका जो है यह सही है, किंतु दो जो है ये गलत है, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए और जवाब दीजिए। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? बताइएगा, इसका क्या कारण है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं जड़त्व, इनर्शिया की, तो जड़त्व की बात करते हैं। सबसे पहले जो जड़त्व का नियम दिया था, यह किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया? गैलीलियो के द्वारा दिया गया दोस्तों। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ये जड़त्व की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक हो गया आपका विश्राम जड़त्व और दूसरा हो गया आपका गति का जड़त्व। विश्राम जड़त्व और गति का जड़त्व। जब आप चलना प्रारंभ करते हैं तो यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आप जो है स्थिर अवस्था में रहते हैं और गति करने से विश्राम जड़त्व के कारण पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बताइएगा, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केवल जीवित जंतुओं का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। देखिएगा, जो जंतु विज्ञान है तो जंतु है तो वनस्पति तो होगा नहीं, वनस्पति इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति का अध्ययन बॉटनी में करते हैं, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। केवल जीवित जंतु का नहीं, जंतु विज्ञान में सिर्फ जीवित का ही नहीं करते हैं, बल्कि जीवित और मृत दोनों का करते हैं। देखते हैं ना, आदमी मर जाता है तो पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं उसका किडनी कैसा था, ये था, वो था। तो मृत और जीवित दोनों प्रकार के जानवर या दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उसके अध्ययन से सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन अध्ययन से सुमेलित नहीं है? बीपीएससी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमारा साइंस का क्लास पहले से करके रखा है, या फिर जिन्होंने हमारा एमसीक्यू वाला पूरा सेशन जो है किया है, वो बताइए कि एक भी क्वेश्चन आपके समझ से बाहर था? सारा क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप गलत किए। क्यों? क्योंकि आपने उसका बढ़िया से रिवीजन नहीं किया, क्योंकि आपने उसको समय रहते देखा नहीं। बताइए, आप लोग जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो है, जिन्होंने 67वीं बीपीएससी दिया है, लगभग 30 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, जिसमें मैं दावे के साथ, अभी भी प्रूफ के साथ आपको वीडियो का क्लिप निकाल के आपको दिखा सकता हूं, नोट्स के पीडीएफ में दिखा सकता हूं। 30 में से 29 क्वेश्चन आपके जो है ये आपके हमारे क्लास और नोट्स से है ना। ये आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूं। आप नहीं तो आप अभी जाकर के हमारे क्लास को देखिए, जो टॉपिक से प्रश्न है ना, मैं क्लियरली कभी मुंह से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आप जाकर के देखिए, टॉपिक को देखिए, नोट्स को निकाल करके देखिए, सारे क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे गए थे। क्लियर है? चलिए, तो गलती हमारे अंदर नहीं है, गलती आपके अंदर है, दोष आप में है। आप रिवीजन करिए चीजों को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट के पालन को कहते हैं। बताइए, रेशम कीट के, और ये क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, कहां गया? निम्नलिखित में से उसके अध्ययन से सुमेलित नहीं है। फूलों का अध्ययन, अब देखिए, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी नहीं कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, तो ये तो आपका सुमेलित नहीं है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन पॉलियोबायोलॉजी कहलाता है, पैलियोबायोलॉजी, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए जो है आपका क्या है? राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए विकास जी, आप पीडीएफ सारा स्टडी करके गए थे, पूरा बना दिए, बहुत बढ़िया, एक भी गलत नहीं हुआ, होगा भी नहीं, कैसे होगा? ठीक है, प्रभात कुमार जी कह रहे हैं ऑल क्वेश्चन आस्क्ड योर लेक्चर, है ना। चलिए, अब बहुत बारी जो नए विद्यार्थी उनको लग रहा हो कि फकैती मार रहे हैं, कहीं फकरदलारी तो नहीं करे, डायरेक्ट तो नहीं मारे, ये हकीकत है ना, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? और फ्लोरिकल्चर, देखिए दोनों कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर में आपको सब्जी का, और फ्लोरिकल्चर में सब्जी, फल, ये सभी की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सी जो है ये राइट आंसर होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम, घर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, बल का नियम। न्यूटन के गति का नियम, क्लियर है। चलिए,
अस्मिता जी कह रहे हैं आपका क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है, बहुत बढ़िया। सिलेक्टेड तो फालतू क्वेश्चन पढ़ के क्या करना, जो पूछा जाएगा उसी पे ध्यान देना। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अभी जस्ट हमने बताया गैलीलियो का नियम कहते हैं, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। ई आपका राइट आंसर होगा। इतना क्वेश्चन हम करवाएंगे ना दोस्तों कि आपको ई विकल्प पर सोचने पर मजबूर कर देंगे, ई विकल्प को सोचने पर मजबूर कर देंगे, और ई विकल्प से आप डरिएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बहाना बनाते हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ तो बहाना बनाते हैं कि हमारा बहुत सा क्वेश्चन तो ई विकल्प के कारण गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? आपने विकल्प को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि बल का मात्रक है, बताइएगा बल का मात्रक है क्या होगा? बल का मात्रक है न्यूटन, जूल और डाइन। हमने आपको बताया कि अगर बल का मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, दो मात्रक याद रखना है, एक एसआई पद्धति में, दूसरा सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। तो बल का यहां पे मात्रक पूछा जा रहा है तो न्यूटन और डाइन दोनों होगा, लेकिन अगर बल का यहां पे एसआई मात्रक पूछा जाता तो सिर्फ न्यूटन होता, और बल का यहां पर अगर सीजीएस पूछा जाता तो सिर्फ डाइन होता। लेकिन सिर्फ प्रश्न में बल का मात्रक है तो आपका न्यूटन और डाइन दोनों होगा, एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा। क्लियर है? चलिए, कृष्णा कुमारी कह रहे हैं आपके क्लास और नोट से 110 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में टेली कर रहे हैं। हिस्ट्री की बात करिए ना, हिस्ट्री की बात करिए। हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री में याद करिए, हमने लास्ट समय में अभी भी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन क्लास लिया था। याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम बिना कुछ देखे जो मेन फैक्ट था वो आपका पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आजादी तक पूरा हमने 2 घंटे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाया था। 2 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवाया था। कोई इसमें डायलॉग नहीं मार रहे हैं। यूट्यूब पर अभी भी ये वीडियो अवेलेबल है, हमारे प्लेलिस्ट में, वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, और क्वेश्चन अपने पास रखिए, क्वेश्चन अपने पास रखिए, और इस वीडियो को देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हमारे इस क्लास और जो आपके नोट्स दिए गए थे वहां से थे। दावे के साथ कर सकते हैं, गारंटी है। आप जाकर के देखिए, अभी भी ब्लू कलर का थंबनेल लगा होगा और उसमें लिखा होगा कि अब फटाफट मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करिए। एग्जाम से हमने महज 15 दिन पहले वो क्लास आप लोग का लिया था, और अभी भी आप जाकर के देखिए कि वहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद फिर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए सीडीपीओ में भी क्वेश्चन टैली किया, लेकिन सीडीपीओ में कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दिया, और ये सीडीपीओ में नई बात नहीं है। सीडीपीओ में हर बार ऐसा होता है, बीपीएससी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे कुछ थिंकर के नाम दे दिए गए, है ना, थिंकर के नाम दे दिए गए, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन उसमें पूछ दिया, बीपीएससी में थिंकर का नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसमें अगर नहीं पूछता तो उसमें देख रहे हैं सीट की संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा संख्या में अप्लाई हुआ था, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछेगा तो चटैया कैसे होगा? आप बताइए, कटअप अगर ज्यादा जाएगा तो आप लोग हाई बाप करेगा, इतना कटअप चला गया तो क्वेश्चन तो हार्ड रहेगा ना, 50-55 सीट ही था। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई एम्पियर नहीं होता है, ये विद्युत धारा का होता है। वोल्ट जो है विद्युत विभव का होता है। जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा का होता है, और कूलाम जो है ये आवेश का होता है। तो विद्युत शक्ति का इनमें जो मात्रक होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ई आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया? अब कोशिका है, कोशिका से देखिए 67 में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, वो अलग बात है, लेकिन 64वीं, 65वीं, 60वीं, 62वीं और 63वीं इसमें लगातार क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार बहुत संभावना है कि कोशिका से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका जो है ये किससे बना है? तो ये जो है सेल से बना, मतलब इसका जो इंग्लिश नाम है ये सेल है, ये लैटिन वर्ड सेल से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अगर कोशिका की बात करें तो इसकी खोज जो सबसे पहले किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका जो खोज की गई वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने खोजा? तो जीवित कोशिका सबसे पहले हमने कितना बार आपको करवाया है, ल्यूवेनहॉक ने खोजा। और ल्यूवेनहॉक जिसे जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इसी ल्यूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। रॉबर्ट हुक के बारे में बता ही दिए है। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जान लीजिए, इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज किया। और रॉबर्ट कोच तो जान ही रहे हैं, इन्होंने हैजे का टीके का खोज किया। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा, 93 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, है ना। चलिए विकास कुमार जी 91 का ई नहीं होगा, सी होगा। अनवयिका प्रिया जी, कंचन वाला जी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा 93 का क्या होगा?
93 का। देखिएगा, कह रहा है कि जंतु कोशिका मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए कैसे प्रश्न में फंसाया जाता है और आप फंसते हैं। आप तो मासूम है ना, आप तो मतलब क्या कहते हैं उसको, ना समझ है, मासूम की तरह है, और बीपीएससी क्या है, एक परिपक्व है, तो आपको फंसा लिया जाता है। जंतु कोशिका, आप देखिए सेलुलोज जो है ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है? आप देखेंगे सीडीपीओ में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है? नहीं, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका कहां से होगा? कई बार आप करेंगे क्या कि जंतु छोड़ देंगे और सिर्फ यही पड़ेगा कि कोशिका भित्ति, जंतु आपका दिमाग से निकल जाएगा। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और आप सही कर देंगे। गया राम नाम सत्य है, जंतु कोशिका सेलुलोज की नहीं बनी होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। सेलुलोज मुख्यतः पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह आपका सही है। तो कथन आपका एक गलत है, किंतु दो क्या है, सही है। आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए प्रिया यादव जी गलत हो गए आप, है ना, बहुत बढ़िया। तो सी देखिए सभी लोग सी दिए हैं, है ना, एक और दो। सेलुलोज मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, दोनों कैसे गलत होगा? सेलुलोज तो पादप कोशिकाओं में पाया ही जाएगा ना, क्योंकि सेलुलोज कोशिका भित्ति है, तो पादप कोशिकाओं में तो पाया ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? ये तो सभी कई बार बताए हैं, लाइसोसोम है। अपशिष्ट निवारण तंत्र, कोशिका की आत्मथैली, सुसाइड बैग, है ना, मरने का घर, ये सभी क्या है, लाइसोसोम है। केंद्रक को कोशिका का सीपीयू कहा जाता है या हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है? हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा केंद्रक को कहा जाता है। और खोज किसने किया था केंद्रक का? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने किया था? तो अल्टमान ने इसका खोज किया और नामकरण सी बेंडा ने किया। इसे कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं। देखिएगा, प्लेस्टिड पाए जाते हैं, बताइएगा, प्लेस्टिड पाए जाते हैं, है ना। अगर प्लेस्टिड की हम बात करते हैं, प्लेस्टिड के बारे में आपको समझना चाहिए। अगर प्लेस्टिड की बात करते हैं तो प्लेस्टिड जो है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक, है ना, लवक, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक हो गया आपको ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, जिसे हम लोग श्वेत लवक कहते हैं, और एक हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम लोग वर्मी लवक कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जड़ में, क्योंकि ये ल्यूकोप्लास्ट ये सफेद होता है, इसमें रंग नहीं होता है। तो जड़ कैसा होता है? सफेद होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका जड़ों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में एक और जो है लवक पाए जाते हैं, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्रोमोप्लास्ट में ही होता है, जिसका नाम है हरित लवक। क्या है? हरित लवक, हिंदी में नाम है हरित लवक। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कहां पे? तो पौधे की पत्ती में पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। और इसी क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु भी उपस्थित रहता है। तो प्लास्टिड कहां पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड से अगर आप इतना जानकारी रखते हैं, है ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। दूसरा, प्लास्टिड आपका एक ऐसा कोशिका का भाग है जहां स्वयं का डीएनए होता है, याद रखिएगा। और पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? फूलों का अध्ययन और मिथोलॉजी, ये गलत है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सही है। सब्जियों का कृषि ओलोरिकल्चर, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी, ये भी सही है। ये आपका जो है ये गलत सुमेलित है। अगला है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अगर हम जैव विकास की बात करते हैं, बायोविलेशन की बात करते हैं, तो आपको 4-5 वैज्ञानिकों का नाम दिमाग में रखना होगा और उसका सिद्धांत भी दिमाग में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बीपीएससी उठाता है। जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क के द्वारा दिया गया, और इसके सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा गया, लैमार्कनिज्म कहा गया। पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, याद रखिएगा। फिलोसफिक जूलॉजिक में क्या दिया गया? लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया। दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है चार्ल्स डार्विन। दूसरा वैज्ञानिक कौन है? वो है आपके चार्ल्स डार्विन। डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसे डार्विनवाद या विकासवाद कहा गया। डार्विनवाद या विकासवाद कहा गया, और इसने द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में अपना यह सिद्धांत दिया। तीसरा आपको याद रखना है ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, जिसे म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। यह डार्विनवाद का ही अग्रगामी रूप था, इसीलिए इसे नव डार्विनवाद भी कहते हैं। और चौथा जो दिया गया वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा?
अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वह है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिपीटेशन थ्योरी। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया? हुगो डी ब्रिज ने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे हम लोग म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है? दोस्तों वास्तविक मछली, कई मछलियों के नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक फॉल्स फिश होते हैं। जैसे रजत मीन जो है ये आपके मछली नहीं है, जेली फिश आपके मछली नहीं है, क्रे फिश भी आपके वास्तविक मछली नहीं है, कैट फिश आपके क्या है? वास्तविक मछली है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है सीधा बच्चा नहीं देता है? तो एकेडीना और प्लेटिपस ये दो ऐसे जीव हैं, जो ऐसे पक्षी हैं, जो ऐसे जीव हैं जो अंडा देता है सीधा बच्चा नहीं देता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु में रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं? कौन सा ग्रुप में रात्रिचर है? उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो कुत्ता तो रात्रिचर नहीं होते, सुतता है, आवाज सुनकर के भले जग जाता है लेकिन सोता है। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता जो है ये आपका रात्रिचर नहीं है, मक्खी भी आपका रात्रिचर नहीं है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये देखिए मच्छर भी रात्रिचर है, चमगादड़ भी रात्रिचर है, उल्लू भी रात्रिचर है। तो सी आपका पहला विकल्प तो पकड़ा गया। मच्छर गौरैया नहीं है, हिरन नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आज का 50 क्वेश्चन साइंस से है ना। और फिर आगे हम साइंस कैसी तरह से लाएंगे, आपको कुछ दिन करंट भी चलाना है हमारा ये